Everyone and welcome back to SK Manakes and we're back again with another chapter and for today we have elasticity which is quite a short chapter. तो हम लोग कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे अगेन इट इज फॉर जेई. तो अब इलास्टिसिटी इट इज बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कशन होती है सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दैट इज जब रोटेशन मोशन की स्टडी हो रही थी तो वहां पे भी स्टडीड अबाउट अ काइंड ऑफ बॉडी जिन्हें रिजिड बॉडीज कहा जाता है. अब एक रिजिड बॉडी बेसिकली एक ऐसी काइंड की बॉडी होती है जिसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है. दैट इज आपने किसी भी रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाया तो इस फोर्स का मतलब क्या है कि उस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन आएगा. लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं नेचर में जिन पे फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि वो डिफॉर्म करती हैं. अब डिफॉर्मेशन के लिए भी ऐसा भी नहीं है कि डिफॉर्म कर गई एक्सेलरेट नहीं कर गई और समथिंग लाइक दैट. बेसिकली बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं पार्शियली डिफॉर्म करती हैं पार्शियली एक्सेलरेट करती हैं. जैसे केस ऑफ अ कॉलिजन में व्हाट बेसिकली हैपेंस कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स लिए जो कि कोलाइड कर रहे हैं. एज दीज टू ऑब्जेक्ट्स दीज बॉल्स मान लो कोलाइड करें तो एट द इंस्टेंट ऑफ कॉलिजन उनमें डिफॉर्मेशन होती है लेकिन एक दूसरे पे एक्सर्ट होने वाली ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स की वजह से वहां पे एक्सेलरेशन भी होती है एंड डिफॉर्मेशन भी होती है. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. रिजिड बॉडी है फोर्स का मतलब क्या एक्सेलरेशन. इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर इसे वर्क के टर्म्स में अंडरस्टैंड करें. रिजिड बॉडी पे जब भी वर्क होता है तो ये सारा वर्क कंट्रीब्यूट कर देता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी में. एंड अगर आप चाहो तो इस वर्क को चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. कोई भी रिजिड बॉडी है उस पर वर्क हो रहा है उस पर या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी या फिर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी एंड दोनों में भी आ सकती है. तो दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ बॉडीज वी हैड बीन स्टडीइंग अंटिल नाउ. अब हम लोग कुछ ऐसी बॉडीज की डिस्कशन कर सकते हैं जो कि एज आइडियलाइज्ड एज रिजिड बॉडीज नहीं है बल्कि दे आर मच रियल एंड दिस इज द केस विद एन इलास्टिक बॉडी. एक इलास्टिक बॉडी पे जब भी आप वर्क करते हो तो यहाँ पे तीन डिफरेंट बेसिकली कैटेगरीज होती हैं जिनमें ये वर्क एज एनर्जी स्टोर हो सकती है. एक तो ये एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है एंड ये चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. सिंस रिजिड बॉडी के केस में या तो आप उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज करोगे या फिर उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करोगे. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अलावा भी बहुत सारी काइंड की एनर्जीज होती हैं एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी. लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी काइंड की एनर्जीज को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डिस्कसिंग यहाँ पे दो काइंड की एनर्जीज चेंज हो सकती हैं. यहाँ पे टोटल तीन कैटेगरी एंड ये जो तीसरी कैटेगरी आती है जब भी आप किसी इलास्टिक बॉडी पे वर्क करते हो तो ये जो तीसरी कैटेगरी ऑफ एनर्जी आती है विच इज द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस बेसिकली इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी. मतलब अगर वो बॉडी डिफॉर्म की तो उस डिफॉर्मेशन से जो रिलेटेड एनर्जी होती है कि उस डिफॉर्मेशन में कितनी आपने एनर्जी स्टोर करके रखा है दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मान लो मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूँ. हमने ये स्प्रिंग वाले केसेस पढ़े हैं. लेट्स से यहाँ पे यू हैव अ स्प्रिंग एंड व्हाट यू बेसिकली डू इज कि ये जो स्प्रिंग है आपने इसे इनवर्ड पुल किया इनवर्ड पुश किया इनफैक्ट. तो ये इसकी नेचुरल लेंथ हो गई. इनिशियली ये अपनी नेचुरल लेंथ पे था आपने इसे इनवर्ड पुश किया एंड देन इट इज पुश्ड फर्दर बाय अ डिस्टेंस. मान लो x ले लेते हैं. x डिस्टेंस से आपने पुश किया. हमें पता है कि आपने पुश किया ये स्प्रिंग अब अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं अपनी ओरिजिनल स्टेट या फिर लेंथ में नहीं है ये डिफॉर्म्ड स्टेट में है. ये स्प्रिंग को मैंने डिफॉर्म कर दिया कितनी से x अमाउंट से. तो मैंने x अमाउंट से इसको बेसिकली डिफॉर्म कर दिया. इस x से रिलेटेड जो एनर्जी होगी क्योंकि जब हम लोग इस पे डिफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स लगा रहे हैं थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x. जब x डिस्प्लेसमेंट के थ्रू फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक कुछ वर्क हम इसमें कर रहे हैं.
वर्क कर रहे हैं लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे डिफॉर्म करके ऐसे पकड़ी हुए हैं, इन दैट केस यू कैन सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज है नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज है नहीं, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई एनर्जी होनी चाहिए जिसे मैं इस डिफॉर्मेशन के स्टेट में स्टोर कर सकता हूँ। ये सारा वर्क किसी डिफॉर्म स्टेट में स्टोर हो रहा है, तो यहीं से कंसेप्ट आते हैं कि इसके पास इनिशियली नेचुरल लेंथ तक कोई डिफॉर्मेशन नहीं, इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, फाइनली एक्स डिस्प्लेसमेंट से मैंने डिस्प्लेस किया, एक्स अमाउंट से डिफॉर्म किया, तो इसके पास सर्टेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एफ एक्स। अगर एफ इज दिस फोर्स वी आर एक्सर्टिंग, इट इज ऑब्वियसली अगेन नेगेटिव ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, जस्ट सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एफ एक्स इजंट जस्ट डायरेक्टली द वर्क डन या फिर ग्रेविटी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये फोर्स बदलती जाती है जैसे और डिस्प्लेसमेंट होते हैं। सो दिस एफ एक्चुअली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक होती है हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, दिस विल बी गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर x इक्वल्स जीरो को मैं जीरो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन मान रहा हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर एट अ पोजीशन x, एंड हमेशा x इक्वल जीरो को ही जीरो ग्रेविटी जीरो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। सो अगेन दैट इज बेसिकली व्हाट इलास्टिक बॉडीज आर। अब हम लोग इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडीज में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So you have to understand, elastic bodies are basically those bodies जिन्हें डिफॉर्म किया जा सकता है, which can be deformed by doing some work on them, and ये work as change in gravitational elastic potential energy store होती है। लेकिन this isn't complete story, rather elastic के साथ एक और kind की बॉडी होती है जो कि ये प्रॉपर्टीज शेयर करती है but with some differences, and everything again holds for them, लेकिन ये जो वर्क होता है एक और कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, एंड दैट विल बी डिसिपेटेड एनर्जी। अब हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, तो वो टू काइंड्स ऑफ बॉडी, एक तो आपने इलास्टिक बॉडी ले लिया जिनके बारे में मेन डिस्कशन इन दिस चैप्टर होती है, द अदर काइंड ऑफ बॉडी इज प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक में कुछ ऐसा डिफरेंस है कि इलास्टिक पे आपने वर्क किया बाय अ फोर्स एक्सटर्नल, रिमेंबर एक्सटर्नल वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहे, एक्सटर्नल वर्क हुआ, इसकी वजह से क्या आपने बनाया, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बना दिया, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में स्टोर कर दिया। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने फोर्स हटाया तो रिकवर होता है, यही मैकेनिकल वर्क करता है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल वर्क कैसे करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनता है, दैट इज व्हाट हैपेंस। प्लास्टिक बॉडीज में बेसिकली कुछ ऐसा है कि जैसे इलास्टिक में तो आपने एक्सटर्नल वर्क किया, फिर ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है जीरो, मतलब पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस। आप कंप्लीटली मासलेस फ्रिक्शनलेस स्प्रिंग लो, उसको आपने इनवर्ड पुश किया, फिर क्या, जैसे इनवर्ड पुश हुआ देन यू लीव इट, जैसे आपने लीव किया तो जो आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें अपने पुश की वजह से, विच वाज द एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, जो आपने एनर्जी स्टोर किया था, it goes back into this spring in the form of change in kinetic energy. Change in kinetic energy बनेगा, that spring will return back to this position, and कुछ kinetic energy की वजह से, कहाँ से आई kinetic energy, जो आपने वर्क की वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर करके रखा था। एक आइडियलाइज्ड स्प्रिंग में विच इज बेसिकली एन इलास्टिक स्प्रिंग, यहाँ पे कोई डिसिपेशन नहीं होता है, एंड कभी भी आपने इसे डिफॉर्म करा है तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं बाय सम रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज व्हाट इलास्टिक बॉडीज आर, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। प्लास्टिक बॉडीज कुछ ऐसी होती हैं कि आपने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क करा, ये हो गया स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन फिर क्या होगा कि व्हेन यू रिलीज इट, आपने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है, मतलब ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी बन सकता है, एंड फिर यू हैव सम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इफ यू हैव डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, इसका क्लियर सा मीनिंग है कि जो इलास्टिक का बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी बन गई, यू हैव डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, तो कंप्लीटली बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन या फिर ओरिजिनल शेप नहीं आ जाएंगे, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक्स। अगर आप पॉलिथिन्स को कंसिडर करते हो, जब आप उन्हें डिफॉर्म करते हो
तो वहां पे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ऑब्वियसली नहीं आती। सो बेसिक डिफरेंसेस, इलास्टिक बॉडीज को कंप्रेस करने पे, डिफॉर्म करने पे, ड्यू टू देयर रिस्टोरिंग फोर्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेती है, बट जो प्लास्टिक बॉडीज होती है वापस अपनी ओरिजिनल शेप नहीं गेन कर पाती। एंड आई टेल यू कि इलास्टिक बॉडीज भी आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, आफ्टर अ सर्टेन स्ट्रेस व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली a few minutes later, एक प्लास्टिक बॉडी बन सकती है। एंड हाउ विल दैट हैपन, विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग फर्दर देखते हैं। नाउ विल प्रोसीड डायरेक्टली इनटू दिस थिंग। एंड यहाँ पे अब हम लोग तीन टर्म्स के डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड कैसे इन्हें तीन डिफरेंट और सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकते हैं। विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। पहले लेट्स सी कि व्हाट डू दीज टर्म्स एग्जैक्टली सिग्निफाई। पहला जो टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली इट इज समथिंग लाइक अ फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि किसी भी बॉडी के डिफॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइंड होता है, से पहले हम लोग डिफाइन करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यंग्स मॉड्यूलस या फिर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट आई मीन टू से इज कि हम लोगों ने ले लिया एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके पास एक ब्लॉक है, यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, यू ऑल्सो पुश इट फ्रॉम दिस साइड। तो यहां से आपने एक फोर्स लगाया F, यहां से एक और फोर्स लगाया F। आपको पता है क्या होगा कि ये ब्लॉक डिफॉर्म हो जाएगा अगर ये इलास्टिक बिहेवियर पोजेस करता है, तो डिफॉर्म होके इट गोज इन बेसिकली दिस शेप। तो इनिशियली इसका शेप ये था, फाइनली कुछ ऐसा शेप है इसके पास। तो इफ यू जस्ट लुक एट इट, ये दोनों साइड से डिफॉर्म हुआ है, ऑब्वियसली डिफॉर्म हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करूं, सो लेट्स से दिस हैज बीन डिफॉर्म्ड बाय x, या फिर इसकी सिंस लेंथ में एक चेंज आ रहा है तो इसे मैं डिफॉर्म कर देता हूं बाय अमाउंट डेल्टा l। एंड इनिशियली ये जो इसकी ये वाली लेंथ थी इसे मैंने कह दिया l, तो l इनिशियल लेंथ थी, डेल्टा l फाइनल हो गई, l नॉट कहीं, सो इट विल बी इनफैक्ट दैट। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हाट वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल डू इज कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसपे मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, इसके पर यूनिट मैंने फोर्स कैलकुलेट किया कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज स्ट्रेस। अब बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है प्रेशर से, सिंस प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया, देन स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम थिंग। वेल इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम थिंग एटलीस्ट मैथमेटिकली, लेकिन फिजिकली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे डिफरेंस इज समथिंग लाइक, अगर आप देखो द ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट होती है, तो फिजिकली ये दो डिफरेंट चीजें हैं लेकिन मैथमेटिकली दे आर इक्वल। सो फॉर्मूला इनका सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे आपको वैल्यू सेम मिलेगी, लेकिन दे सिग्निफाई टू डिफरेंट थिंग्स। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या, ये तो उस पॉइंट पे बता रहे कि कैसे उस पॉइंट पे इतना फील्ड है तो ये मास उस पॉइंट पे इस फील्ड में इस अमाउंट ऑफ फोर्स से रिएक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सिग्निफाइज कि अगर इतना फोर्स उस पे एक्सर्ट हो रहा है, इतना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो कैसे उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वैसे जो स्ट्रेस एंड प्रेशर है दे सिग्निफाई टू डिफरेंट थिंग्स। प्रेशर तो डायरेक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, बट स्ट्रेस डज इज कि जब मैंने इसे डिफॉर्म करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब मैं इसे इस अमाउंट तक डिफॉर्म कर दूंगा, जितना मैं इसे डिफॉर्म करता हूँ उतना ज्यादा फोर्स चाहिए टू फर्दर डिफॉर्म इट। दिस इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि जैसे ये डिफॉर्म होंगे इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी कमिंग क्लोजर टुगेदर, एंड जिसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऑन ईच अदर एंड ट्राई टू गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी अंटिल इट कम्स टू सच अ पॉइंट, मैंने डेल्टा एल से डिफॉर्म किया एंड मेरा जो फोर्स होगा एट दिस साइड वो इस साइड के रिस्टोरिंग फोर्स को बैलेंस कर जाएगा। टोटल ऑफ एक्सेलरेशन जीरो है, अब कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही। एंड व्हेन इट एग्जैक्टली बैलेंसेस, तब आप क्या देख सकते हो कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, लेट मी राइट इट एफ आर फॉर अ मोमेंट। हमें पता है एफ आर क्या किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ एफ के इक्वल होगा मैथमेटिकली। तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, एफ आर डिवाइडेड बाई ए को मैं स्ट्रेस डिफाइन करता हूं। स्ट्रेस इज बेसिकली द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द कैच कि यहाँ पे स्ट्रेस
को मैंने क्या डिफाइन किया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीनवेल प्रेशर ऑन दिस बॉडी ड्यू टू मी क्या था, द फोर्स बाय मी, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट इज वाई आई सेड, जब आपने इसे इतना डिफॉर्म कर दिया एंड अब ये रेस्ट पे आ गया और डिफॉर्म नहीं हो रहा, कब ऐसा होगा, जब आपकी एक्सटर्नल फोर्स इसके रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप इन्हें इक्वेट कर सकते हो तभी आप स्ट्रेस इक्वल्स प्रेशर या फिर इनफैक्ट नेगेटिव प्रेशर, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि दे आर स्केलर टर्म्स, तो स्ट्रेस इक्वल प्रेशर। तो ये स्ट्रेस इक्वल प्रेशर वाला रिलेशन कब बनेगा, व्हेन इट कैन नो लॉन्गर बी डिफॉर्म्ड। तो जब इसे आप फर्दर डिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब आपकी दोनों फोर्सेस, व्हाट आई मीन टू से इज कि दोनों फोर्सेस, ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स आप लगा रहे हो, दोनों कैंसिल आउट कर गए, उस केस में ही स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल है। तो स्ट्रेस इज बेसिकली व्हाट, स्ट्रेस आप रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हो, दैट इज द थिंग। जो सेकेंड थिंग इससे रिलेटेड होता है, सेकेंड टर्म, यहाँ पे हम लोग स्पेशल ये वाला केस कंसिडर करें, इस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस भी कहा जाता है। देयर विल बी 3 डिफरेंट कैटेगरीज एंड इनको इनके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, सस में भी के टर्म्स में भी कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रेन देखें तो स्ट्रेन इज बेसिकली व्हाट, कि अगर इसने डेल्टा एल, इसका डिफॉर्मेशन कितना है, डेल्टा एल अमाउंट का है, तो चेंज इन डायमेंशन, स्ट्रेन जस्ट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन डायमेंशन, इसकी तो डायमेंशंस यूनिट सेम एज प्रेशर है। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन डायमेंशन को समहाउ रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है कि दिस इज द चेंज इन डायमेंशन ओवर द ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज द स्ट्रेन। ऑब्वियसली देख सकते हैं यूनिट्स कैंसिल हो रहे, डायमेंशन कैंसिल हो रहे, सो इट इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चेंज इन डायमेंशन, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहे, सो यू विल हैव डेल्टा वी ओवर वी नॉट, सो दैट इज हाउ इट विल बी डन। ये केस देख लिया। इसमें एक और टर्म आता है, इसी केस में आएगा, जैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस केस में यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस कहा जाता है। ये यंग्स मॉड्यूलस इज सच अ थिंग कि आपने देखा स्ट्रेस बेसिकली समहाउ रिस्टोरिंग फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड है। हमें बेसिकली क्या पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स तो समहाउ चेंज इन डायमेंशन से रिलेटेड है एंड दिस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। लाइक अगर मैंने लिया वही स्प्रिंग वाला केस, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफॉर्मेशन जो कि उस स्प्रिंग में आए हैं। तो मुझे पता है रिस्टोरिंग फोर्स इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू दिस। एंड वन थिंग अनदर यू हैव टू नोटिस, लेट मी टेल यू, कि जो स्ट्रेस होता है जैसा मैंने बताया ये इंटरनल फोर्सेस दैट इज रिस्टोरिंग फोर्सेस की वजह से बनता है, लेकिन जो स्ट्रेन होगा ये एक्चुअल में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेस तो इंटरनल फोर्सेस ऑल्दो अगेन मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस की वजह से बना है। लेकिन अगर फिजिकली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फोकस करें, स्ट्रेन विच इज समहाउ रिलेटेड टू आपने कैसे इस बॉडी की डायमेंशन को चेंज किया उससे रिलेटेड है। चेंज तो हमने एक्सटर्नल फोर्स से किया, तो स्ट्रेन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सो व्हाट यू कैन से इज दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर मैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल कर देता हूँ तो स्ट्रेस, इसे मैं स्ट्रेस लिखता हूँ, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट मटेरियल वाइज इस रेशियो को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए टू अ मॉड्यूलस, जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, एंड इन दिस केस इट इज द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, सो यू विल हैव यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। इस केस में अगर आप देखते हो ऑब्वियसली यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं किससे इक्वेट कर सकता हूँ, एफ आर विल बी जस्ट इक्वल टू एफ जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, सो एफ बाई ए टाइम्स में एल नॉट ओवर डेल्टा एल। तो अगर मेरा टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, दिस इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेसिक जनरल सब फॉर्मूला है, एफ बाई ए टाइम्स में एल नॉट बाई डेल्टा एल। मैंने बस स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को किया। अब ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है।
कॉपर का बना है, आयरन का बना है, स्टील का बना है, किस मटेरियल का बना है, यंग्स मॉड्यूलस उस मटेरियल पे डिपेंड करता है रादर देन डिपेंडिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। इसके अलावा एक और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनफैक्ट दो और हम लोग देख सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, मान लो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इज डेफिनेटली नॉट अ रिजिड बॉडी, आपने ऐसे सरफेस पे रखा। व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपने इसके टॉप पे ऐसा फोर्स लगाया ओवर हियर, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं यहाँ पे टॉप पे फोर्स लगाओगे, कहीं भी लगाओगे, इनफैक्ट ये सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करेगा। मैंने इसे मोर ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल माना एंड फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा, कैंसिल करने की कोशिश करेगा। देन व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, जब यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, बट टॉर्क वोंट एक्चुअली मैटर टू अस। क्या मैटर करता है कि इस फोर्स की वजह से जब यहाँ पे एक फोर्स लगता है, एक डिस्टेंस पे यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तब ये ऑब्जेक्ट का शेप फिर से डिफॉर्म हो जाता है। कैसे डिफॉर्म होता है? इट विल हैव समथिंग लाइक दिस ऑफ अ शेप। नाउ एक्स अमाउंट से इसकी टॉप वाली पोजीशन डिस्प्लेस हो गई, एक्स अमाउंट से। इसको मैं क्या मान लेता हूं, इस हाइट को h मान लेता हूं। सो आपने h डिस्टेंस पे एट द टॉप फोर्स लगाया, फिर x अमाउंट से ये डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली एक डिफरेंट काइंड की मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड होता है। पहले देख ली यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अगेन वही होगा फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो स्ट्रेन होता है, इस केस में स्ट्रेन इज बेसिकली चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन यही x डिफाइन करेंगे, ओवर ओरिजिनल डायमेंशन अब क्या डिफाइन करें, इज इट समथिंग लाइक कि आपको ओरिजिनली पता होना चाहिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, दैट इज नॉट ओरिजिनल डायमेंशन। हम लोग कंसिडर करते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ योर दिस वन फोर्स एंड द अदर फोर्स। ये दूसरा फोर्स भी आप लगा सकते हो, मैंने फ्रिक्शन मोर ऑफ अ जनरल केस कंसिडर किया है कि फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है। चाहो तो आपने बुक को या फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ऊपर से ये फोर्स आप लगा रहे हो, नीचे से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आप पे लगा रहे हो, तो ये स्ट्रेन हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। एक और मॉड्यूलस जिसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉड्यूलस कहा जाता है, विच इज इन दिस केस द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तब ये जो शेयर मॉड्यूलस होता है, दिस इज इस केस में जैसा कि देखा जा सकता है F बाई ए टाइम्स में H बाई एक्स, दिस इज शेयर मॉड्यूलस। तो दैट इज शेयर मॉड्यूलस। इसके अलावा एक और काइंड की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, लेट्स लुक एट दैट एंड इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस वाली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ा है। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फ्लूइड में रखा है, यहाँ पे आपने फ्लूइड में रखा, हमें पता है कि सारे डायरेक्शन में प्रेशर एट ऑल दीज पॉइंट्स की वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है। जब फोर्स एक्सर्ट होगा ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो हमें पता है सारी डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। व्हाट विल इट डू, इस ऑब्जेक्ट को स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करेगा। सो इनिशियली इसके पास कुछ और वॉल्यूम था, फाइनली कुछ और वॉल्यूम हुआ। तो ये जो चेंज इन ऑल दिस वॉल्यूम आया, मान लो मैंने डेल्टा वी ले लिया, इनिशियल वॉल्यूम इसके पास वी नॉट था, तो जो स्ट्रेस होगा इन दिस केस, ये मुझे क्लियरली पता चल रहा है विल बी इक्वल टू प्रेशर इन दिस फ्लूइड। स्ट्रेस तो प्रेशर के इक्वल होगा इन दिस फ्लूइड, क्योंकि प्रेशर फ्लूइड के लिए एक बहुत ही जनरल टर्म है जिसे डिफाइन किया जा सकता है। तो स्ट्रेस जो है मेरा प्रेशर के इक्वल में कर सकता हूँ। जो स्ट्रेन होगा, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली स्ट्रेन को अगर मैं चाहूँ चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन कह सकता हूँ। यहां से कंसेप्ट आते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अगेन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो इससे मैं P ओवर में क्या कर सकता हूं, सो हियर यू हैव P टाइम्स में V नॉट ओवर डेल्टा V। सम पीपल विल प्रेफर टू राइट ए नेगेटिव साइन ओवर हियर। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस केस में हमेशा जो चेंज इन वॉल्यूम होगी हमेशा कम होगी। किसी भी फ्लूइड में ऑब्जेक्ट को रखो, वो ऑब्जेक्ट श्रिंक करता है, वो और कंपैक्ट बन जाता है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और हाई होती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेशर एट ऑल दीज पॉइंट्स फोर्सेस जनरेट होते हैं एंड इस ऑब्जेक्ट को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक और काइंड की इलास्टिक प्रॉपर्टी इन दिस मटेरियल आ रही है। तो ये हमेशा होना है, तो यहाँ पे मैनी पर्सन्स
prefer to write a negative sign. तो ये आता है Bulk's modulus of elasticity का concept. So that basically summarizes the three cases जो कि JEE में हमसे पूछे जाते हैं. In that case, now we can proceed further. Not much time, rather let me tell you कि कैसे मैंने कहा था elastic bodies भी plastic की तरह behave करते हैं. This is the behavior of elastic body. Let's consider. I'll just draw a rough graph over here. कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है किसी भी इलास्टिक बॉडी में, वो हमें पता है कि x के इक्वल होगी किसी भी डिफॉर्मेशन x अमाउंट से. वो जनरल स्प्रिंग वाला कंसेप्ट है. सो इन दैट केस व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि इफ आई ट्राई टू ड्रॉ सच अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेस, बेसिकली इसे स्ट्रेस ले लेते हैं एंड इसे डिफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, हमें पता है हुक्स लॉ इज रिस्टोरिंग फोर्स माइनस kF. तो जो स्ट्रेस होगी एंड डिफॉर्मेशन होगी, दे विल गो समथिंग लाइक, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन चलती है. स्ट्रेट लाइन क्यों चलती है? बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन चलती है अप टू सर्टेन डिफॉर्मेशन, तब यहां तक इन ऑल दिस रीजन इलास्टिक बिहेवियर इज ओबेड. ये जो बॉडी की बिहेवियर होगी ये इलास्टिक बिहेवियर होगी जब तक ये रिस्टोरिंग फोर्स एंड बेसिकली स्ट्रेस इटसेल्फ एंड डिफॉर्मेशन प्रोपोर्शनल होते हैं. फिर आपको क्या मिलेगा कि बहुत सारी बॉडीज, इनफैक्ट सारी इलास्टिक बॉडीज में ऐसी प्रॉपर्टी होगी, जब आपने उन्हें बहुत ज्यादा डिफॉर्म कर दिया, कैसे भी करके कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, बहुत ज्यादा करने के बाद ये इलास्टिक बिहेवियर एंड अप हो जाते हैं एंड आप एक ऐसे पॉइंट पे आते हो जहां पे फर्दर स्ट्रेस पे, यहाँ पे जो अगर आप ग्राफ बनाते हो, सो दैट विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन. फिर यू हैव सच अ पॉइंट कि अभी भी फोर्स हटाने पे वो बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, बाद में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी नॉट सो मच एज सिंपल एज हुक्स लॉ. उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे फर्दर अगर आपने डिफॉर्मेशन किया, तो दिस इज इनफैक्ट सच अ पॉइंट कि इस पॉइंट के बाद, इस अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन के बाद, ये एडिशनल या फिर एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के बाद ये बॉडी अपनी रिस्टोरिंग फोर्स अपनी ओरिजिनल शेप बेसिकली नहीं गेन करती है. एंड दैट इज व्हेन दिस ऑब्जेक्ट एक्चुअली टर्न्स इनटू प्लास्टिक. आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया या फिर उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस किसी भी वे में डिफॉर्म करने की कोशिश की, तो सच अ पॉइंट यू कैन कम जहां पे इतनी डिफॉर्मेशन या फिर स्ट्रेस, स्ट्रेन या फिर एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है कि अब फोर्स हटाने पे वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं जाते. एंड उसके बाद भी इफ यू ट्राई टू फर्दर इंक्रीज द स्ट्रेस या फिर दिस डिफॉर्मेशन, आपको मिलेगा यू कम टू सच अ पॉइंट विच इज द ब्रेकिंग पॉइंट. एंड इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट में क्रैक्स आ जाएंगे, देयर विल बी फ्रैक्चर्स, the object itself will break because it cannot bear that high amount of stress. So to a certain deformation you can. This is roughly how the graph goes. Exactly ऐसा नहीं है, you can just look in your textbooks. Exact graph plot करना is again a very difficult thing in this situation. So that is the roughly the idea कैसे ये object की stress and deformation का ratio चलता है, ये line चलती है. यहाँ तक most objects के बारे में discussion होती है. That is how elastic bodies, plastic bodies बन सकती हैं. ये इलास्टिक बिहेवियर आता कहाँ से? ऑब्वियसली हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अरेंज जैसे हैं. आपने दो मॉलिक्यूल्स को स्क्वीज करने की कोशिश की, दे जस्ट वांट टू स्टे एट देयर ओरिजिनल पोजीशन. तो आपने स्क्वीज करने की कोशिश किया, दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर. आपने उन्हें अपार्ट करने की कोशिश की, दे विल वांट टू कम क्लोजर टू ईच अदर. दैट इज द थिंग. ये मॉलिक्यूल्स की वजह से ऑन अ वेरी स्मॉल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल आप देखते हो, उसी की वजह से ये सारे रिस्टोरिंग फोर्स एंड दिस स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आता है. So that was my today's video over elasticity, which very much like summarizes this topic, this chapter for JEE, and that was all for today, and thanks to all viewers.